Simple harmonic motion, a very important chapter for the further study of physics. It is too important. I am going to start with an introductory topic. What are the periodic motion? What are the oscillatory motion and vibratory motion? Okay, so the motion of a physical system. The motion of the physical system can be classified. Motion of physical system. Motion of physical system. It has three broad classification. One is translatory, as I already described in Newton's laws of motion and consequent chapters, before Newton's law and after Newton's law, until center of mass. Okay, so this is covered up in translatory motion. And the second one, a very specific topic, just remember rotational kinematics. So the translatory and the other one is rotatory. You are already well versed with these two topics, rotatory. If there is a spelling mistake, please forgive me. Thank you. Rotatory. And the third one, this is our topic of concern here. This is oscillatory or vibratory motion. Oscillatory or vibratory. There is a minute difference between oscillatory and vibratory. Okay, oscillatory or vibratory. So there are किसी भी फिजिकल सिस्टम की मोशन को हम तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, ट्रांसलेटरी क्लासिफिकेशन, रोटेटरी क्लासिफिकेशन या ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी यानी न्यूटन्स लॉ के इर्द गिर्द घूमता है, ट्रांसलेटरी टॉर्क के इर्द गिर्द घूमता है। इस चैप्टर में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब जरा एक बात बताओ, एक है सूर्य देवता, है ना, और एक है हम सबकी मैया धरती मैया। ये ऐसे चक्कर लगा रही, ठीक है भाई, चक्कर लगा रही। ये आपको मैंने जोनस कोएप्लस के लॉ में भी बताया था, ठीक। तो दास्तान तेरी हस्ती के इस सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए इसका नाम धरती, ठीक। तो ये हर 365 दिन के बाद आपको यही दिखाई देगी। तो ये जो 365 डेज है, ये क्या है? इसका टाइम पीरियड। और ये मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन। क्या है ये? पीरियोडिक मोशन। तो पहली डेफिनेशन जो पीरियोडिक मोशन की बनेगी, पीरियोडिक मोशन, अ मोशन which repeat itself after regular interval of time, regular interval of time and on same path। ऐसा नहीं कि पाथ बदल दिया जाएगा, is known as periodic motion। पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक। एंड दिस द टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीटेड इज नोन एज टाइम पीरियड। एक डेफिनेशन यहाँ पे और बनती है, वो भी लिख लेते हैं, टाइम पीरियड। मैंने आपको एग्जांपल में समझाई कि हर 365 दिन के बाद आपको अर्थ वही मिलेगी। तो 365 डेज क्या है? वो टाइम पीरियड है। साल बदल जाता है, अभी हैप्पी न्यू ईयर आया, 21 गया, 22 आ गया, ठीक, और साथ में नई नई वेव भी लेकर आ गया। तो टाइम पीरियड क्या है? द टाइम आफ्टर विच
मोशन रिपीट इज नोन एज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड कहलाता है बच्चों। ये टाइम पीरियड की एक लूज सेंस की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब चांद की रात, फिर पूर्णमासी, फिर अमावस्या, फिर चांद रात, फिर पूर्णमासी, फिर अमावस्या। इसका मतलब मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना भी पीरियोडिक मोशन में आता है। ठीक, अच्छा, अब तुम लोग यार अपने दिमाग से सोच कर हमें बताओ, क्या तुम्हारा घर से स्कूल जाना भी पीरियोडिक मोशन है? क्योंकि रोज 8 बजे आप स्कूल जाते हैं, अरे कोरोना काल छोड़ो यार, हैं, और 1:30 पर वापस आते हैं। लेकिन सैटरडे आपका हाफ डे है, हो सकता है फुल डे लग गया हो, और संडे आप जाते नहीं, तो आपकी स्कूल जाने की मोशन पीरियोडिक नहीं है ना। आपका स्कूल अपनी जगह से हटा है, ना आपका घर अपनी जगह से हटा है, लेकिन आपकी मोशन पीरियोडिक क्यों नहीं है? क्योंकि वो 7 दिन नहीं हो रही। इज इट क्लियर? तो पीरियोडिक मोशन के लिए कंटिन्यूटी जरूरी। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो मोशन पीरियोडिक नहीं हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका एक और वो लिखा जा सकता है, द स्मॉलेस्ट टाइम आफ्टर विच मोशन इज रिपीट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो वो भी लिख सकते हैं, जाने दो, तुम पीरियोडिक मोशन और टाइम पीरियड की ये डिफिनेशन लिखो। तो मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट क्लासेस। ट्रांसलेटरी, सीधी रेखा में, रोटेटरी, घूमती हुई, वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी। तो पहले पीरियोडिक मोशन जाने, अब हम लोग जानेंगे। अब देखो, इससे पहले कि मैं इसको कलम बंद करूं, कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे ये एक सीलिंग है आपके घर की छत, उससे आप एक लंबी सी स्ट्रिंग लीजिए और एक बॉल को बांध दीजिए। ठीक, और इसको हल यहां थोड़ा दूर लाकर छोड़ दीजिए। ये बॉल टू एंड फ्रो मोशन करेगी। ठीक, क्या करेगी? टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे जाएगी, फिर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, ये जहां से रुकी, जहां से आप, जहां पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, जहां पर ये रुक जाए, ये पॉइंट मीन पॉइंट कहलाएगा। ठीक, अब एक पीरियड, एक पार्टिकल, चलो अब यही डिफाइन करते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। द पीरियोडिक मोशन of a particle. The periodic motion of a particle is said to be oscillatory. The periodic motion of a particle is said to be oscillatory. Said to be oscillatory. Said to be oscillatory motion if it moves on same path to and fro about a mean position. It moves on same path to and fro about a fixed point. मैं फिक्स पॉइंट को emphasize कर रहा हूं। also called mean position। ठीक है बच्चों? तो टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक मोशन का ही एक स्पेशल क्लास है, ऑक्सीलेटरी मोशन, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन हो, इधर उधर की मोशन। ठीक, दिस इज नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। और ये एक पॉइंट के टू एंड फ्रो हो रही है, ऑक्सीलेटरी मोशन।
अच्छा, अब एवरी पीरियोडिक मोशन, every oscillatory motion is necessarily periodic, but every periodic motion is need not to be necessarily oscillatory. ये एक पॉइंट यहां पे जरूर लिखिए, क्या every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion is not oscillatory. हर पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी नहीं होती, लेकिन हर ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक जरूर होती है, नॉट ऑक्सिलेटरी. एवरी ऑक्सिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नीड नॉट टू बी ऑक्सिलेटरी. दिस इज द पॉइंट. अब इसमें एक बात और ध्यान में रखी जाती है कि ऑक्सिलेटरी मोशन की 3-4 बातें बड़ी खास है. एक तो ये कि ऑक्सिलेटरी मोशन एक टू एंड फ्रो मोशन है, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट होती है, जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन. दूसरी बात, ये बाउंडेड मोशन हो. कैसी होती है? बाउंडेड मोशन, यानी इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड है. बाउंड्री फिक्स्ड होने का मतलब क्या कि मतलब ऐसा ना है कि तू गेंद को यहाँ से एक बार लात मारे, यहाँ पहुंचा फिर वापस आवा, यार इतना एक बार नहीं. इसकी बाउंड्रीज फिक्स की जाएंगी कि भाई इसे इतना इधर और इतना इधर ही चलना है. तो ऑक्सिलेटरी मोशन की बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए. ठीक. एन ऑक्सिलेटरी मोशन मस्ट बी पीरियोडिक. अरे सॉरी, एन oscillatory motion is bounded also. That is, it is moved in well-defined limit by well-defined limit. इसी लिमिट का नाम है एम्पलीट्यूड. यहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका बच्चों? एम्पलीट्यूड का. वेल डिफाइंड लिमिट के अंदर ही घूम. इट इज मूव्ड इन वेल डिफाइंड लिमिट. ठीक. अच्छा, अब मैं तुम्हें 2-3 टेक्निकल टर्म और बताऊं. हार्मोनिक मोशन एंड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये और टर्म्स हैं. हार्मोनिक मोशन एंड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा. तो व्हाट इज हार्मोनिक मोशन एंड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर? हार्मोनिक मोशन एंड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. If an oscillatory motion obeys साइन रूल. कौन सा रूल? साइन रूल. वो साइन रूल जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, y इज इक्वल टू साइन थीटा. तो अगर वो साइन रूल, इफ एन ऑक्सिलेटरी मोशन ओबेज साइन रूल, देन मोशन इज सेड टू बी हार्मोनिक मोशन. देन मोशन इज said to be harmonic motion, and the particle which performed the harmonic motion, is known as हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. क्या कहते हैं इसको? हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. If an oscillatory motion obeys sine rule, then motion is said to be harmonic motion, and the particle which perform the harmonic motion is known as harmonic oscillator. Guys, it is time to discuss a very important topic is known as periodic functions.
व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शंस? पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? आई रिकॉल द फंक्शंस. What are the functions? Functions are the unique relations between independent and dependent variable. Independent and dependent variable. So note it down. I am going to discuss with you what are the harmonic periodic functions. Periodic functions. Periodic functions. A mathematical function which represents a periodic motion is called a mathematical function which represent a periodic motion. A periodic motion is known as periodic function. Okay, a periodic function. A function which represents a periodic motion is known as periodic function. ठीक, अच्छा. अब अभी से पहले मैंने हार्मोनिक की भी बात करी. तो कोई भी फंक्शन जो कि पीरियोडिक हो वो वो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है. अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? A function is said to be periodic function. A function is said to be a periodic function if ft is equal to ft plus t, where t is the time period after which the motion is repeated. देखो आ गया है ना. अब इस कसौटी पे जो फंक्शन खरा उतरेगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा, और जो पीरियोडिक फंक्शन होगा उसी से आप पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए आपके समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं. कंसीडर अ फंक्शन. एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ए साइन ओमेगा टी. भाई ये तो फंक्शन लिखने का जनरल तरीका है कि रिलेशन क्या है भाई? साइन वाई वेरीज विथ टी साइनोसॉइडली. ये फंक्शन, ये आप कैसे पढ़ेंगे इसको बताया है मैंने आपको पहले भी. देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे कि y वेरीज विद t साइनोसॉइडली. ये क्या है? अभी ये क्या होगा ये हम अभी आपको बताते हैं कि t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो t के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है? साइनोसॉइडली. कैसे बेटा? साइनोसॉइडली. और ओमेगा क्या है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं. ओमेगा केस मान लीजिए t इज टाइम वेयर t रिप्रेजेंट टाइम. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t रिप्रेजेंट टाइम. एफ टी ए साइन ओमेगा टी. अब t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है. कहिए लेट t इंक्रीजेस बाय 2 पाई बाई ओमेगा. कितने से बढ़ गया t? t जो है 2 पाई बाई ओमेगा से बढ़ गया. ठीक है बच्चों, किससे बढ़ गया? t पाई बाई ओमेगा से. ठीक, अच्छा. तो अब दैट इज मान लेते हैं t डैश की वैल्यू क्या है? t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा. अब जरा एफ टी डैश निकालो, यानी इसी फंक्शन की वैल्यू टी डैश टाइम के बाद. ये क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी डैश. जरा ध्यान से इतना नोट करो. रुक जाओ पूरा सॉल्व करने तब नोट करना.
अच्छा, 10th की पढ़ी हुई थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री हम यहाँ लगाएंगे अभी। तो बच्चों ये टी डैश की वैल्यू हम यहाँ से 2 पाई बाई ओमेगा का इसमें रखें, एफ टी डैश, इसकी वैल्यू ए साइन ओमेगा बाहर रखिए, और ये टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा, टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा। जरा देखो ये क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। और एक बात याद रखना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई वाह। तो जहां पर ये चीज लिखी हुई उसकी जगह पर सिर्फ थीटा लिखा जा सकता है, यानी ओमेगा टी प्लस 2 पाई को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ओमेगा टी से। आई ए साइन ओमेगा टी। अरे वाह भाई वाह। तो ये कंडीशन ओबे हो रही कि नहीं, देखिए एफ टी की वैल्यू एफ टी डैश की वैल्यू के बराबर है? और एफ टी डैश क्या है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर इससे कंपेयर करो तो टाइम पीरियड क्या निकल कर आया, ये टाइम पीरियड, ये क्या आ गया, टाइम पीरियड। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, हाँ ना बोल भाई, है। क्यों है, क्योंकि ये 2 पाई बाई ओमेगा टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता, 2 पाई बाई ओमेगा टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। अब जैसे मान लो इसको हमने 4 पाई बाई ओमेगा कर दिया, तब वो तुमको यही वैल्यू मिलेगी। 6 पाई बाई ओमेगा कर दिया तब भी तुमको वही वैल्यू मिलेगी। तो इन जनरल एन टी एफ, अच्छा इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं। सिमिलरली हम ये भी साबित कर सकते हैं, सिमिलरली एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। मैं ज्यादा दिमाग नहीं खपाऊंगा आपके ऊपर, इसके ऊपर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक, ये पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा तो मालूम ये हुआ, देखो अगर साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी ये दोनों अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो बेटा ये साइन और कॉस के लीनियर फंक्शंस हैं। तो इसका मतलब कोई भी साइन या कॉस का लीनियर फंक्शन ना दिखता हो लेकिन वो हो सकता हो, तो वो भी क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन ही होगा। मिसाल के तौर पर कॉम्पिटिटिव लेवल पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे नोट कर डालिए, वीडियो को पॉज करके तो मैं बताता हूँ। ये पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन हो गई। एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। A function is said to be periodic function if it is represent a periodic motion. अब पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन का पीरियोडिक होना जरूरी है, और पीरियोडिसिटी की कंडीशन क्या है कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद आपको फंक्शन की वही वैल्यू दोबारा से मिलनी चाहिए। उस वैल्यू को दोबारा से लेने के लिए हमने इस फंक्शन को क्या किया, चेक करा। कैसे चेक करा, हमने कहा टी की वैल्यू हम टी से बढ़ाकर 2 पाई बाई ओमेगा कर रहे हैं, टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा, और हमने देखा कि हमें वही वैल्यू फिर से मिली है जो वैल्यू इसकी एफ टी पर थी। यानी दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर सेम वैल्यू क्यों पा रहा है, क्योंकि बेटा एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद वापस वो वही चला जा रहा है, इसीलिए ये क्या कहला रहा है, पीरियोडिक फंक्शन। इसी तरीके से अगर आप cos ओमेगा टी की पीरियोडिसिटी चेक करना चाहें तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, इसका भी पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा ही आएगा। आप याद कर लें, ये ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक, इसके पीछे ज्यादा ना पड़िए। हैं, चलिए बिना समय गवाए हम आपको एसएचएम की तरफ ले चलते हैं। अब हम एसएचएम के बारे में बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। अच्छा, एसएचएम को डील करने के बहुत सारे तरीके हैं, एसएचएम को डील करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम बहुत सारे तरीकों में सबसे आसान तरीका आपके लिए खोज कर लाते हैं। देखिए वो सबसे आसान तरीका क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको स्टडी करने के लिए कंसीडर करिए एक रेफरेंस सर्किल को, एसएचएम, देखते जाइए बड़ी आसानी से आ जाएगा। कंसीडर
a reference circle of radius a। ये देखो, और ये कौन सा टर्म है भाई, रेफरेंस क्या होता है? अरे भाई हमने एक सर्किल लिया हुआ है, इसका नाम हम रेफरेंस सर्किल रखे पड़े हैं और कुछ नहीं। ये देखो, ये है रेफरेंस सर्किल, ये है y डैश और ये है x डैश, ये है ओरिजिन। ठीक, मान लो पार्टिकल यहां था, एक पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल, consider a particle at point P at t is equal to 0, t is equal to 0 और पार्टिकल यहां था। ठीक, इसकी लीनियर वेलोसिटी हमने ओमेगा v मानी, और t टाइम के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये p डैश पोजीशन है, और कितना एंगल घूम गया, थीटा। समझना मेरी बात को, लेट ये t बराबर t की पोजीशन है, लेट पार्टिकल रीच एट p डैश आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, वेयर ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन टी होती है। मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसकी डिटेलिंग कर रखी है। एनीवे, अब जरा यहां आ जाओ। ठीक, इस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट करो, एक ऐसे और एक ऐसे। दो परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट किया आपने, एक का नाम आप n रख दो, एक का नाम आप q रख दो। अब जाहिर सी बात है ये एक सर्कुलर मोशन है, तो इस p पॉइंट p डैश, इस p के और इस p डैश के दो कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, t बराबर 0 पर जब पार्टिकल यहाँ था तो इसके दो कोऑर्डिनेट देखो बेटा, जब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहें तो हम सिर्फ a,0 लिखेंगे, जो हमने माना है इसका रेडियस a,0। लेकिन इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x, y। तो बेटा इसका मतलब OQ की वैल्यू क्या होगी, ये होगी y, और OP डैश, अरे ON की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी x। बात समझ में आ रही है? देख लीजिए रेफरेंस सर्किल में। अब ये सर्कुलर मोशन से ही हम उठाए हुए हैं कॉन्सेप्ट पूरा, लेकिन हम उसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल मेरा तरीका है भाई ये समझाने का, मुझे नहीं मालूम किताबें कैसे समझाती हैं। देखिए साहब, अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यहीं से सब कुछ निकाल के आपको दिखाएंगे। अब देखिए कंपेयर, चलिए इसको इस व्हाइट बोर्ड की बात करेंगे। कंसीडर ट्राइंगल OQP डैश। अगर हम OQP डैश की बात करें तो इस ट्राइंगल में बेटा ये एंगल अगर थीटा है तो अल्टीमेटली ये एंगल भी थीटा ही हो। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर इसके सामने ये परपेंडिकुलर है। चलो बेटा जरा इसमें साइन थीटा डिफाइन कर लूं। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी OQ अपॉन बेस यानी OP डैश। OQ अपॉन OP डैश, इट इम्प्लाइड दैट साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, y डिवाइडेड बाई OP डैश यानी रेडियस हमने a मान रखी है, y अपॉन a। अच्छा, a से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो भी नहीं सकता। सर्किल के किसी भी पॉइंट पर आप घूम जाइए तो ये देखो बाउंडेड कंडीशन आ गई, बाउंडेड हो गया है मामला भी। तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन थीटा या y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी।
ये तब के लिए है जब हमने रेफरेंस पॉइंट को एक्स एक्सिस पर लाई माना था। कहाँ माना था? एक्स एक्सिस पर लाई करता हुआ माना था। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अच्छा, अब अगर एक ट्राइंगल हम और कंसीडर करें, कंसीडर ट्राइंगल ओ पी डैश एन। इस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई? cos थीटा की वैल्यू होगी ओ एन अपॉन ओ पी डैश, ओ एन अपॉन ओ पी डैश। इट इम्प्लाइड दैट ओ एन इज इक्वल टू ओ पी डैश cos थीटा। ठीक है बेटा, तो ओ एन है x और ओ पी डैश क्या? फिर से a cos थीटा, यानी x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस आपके बने, एक x कोऑर्डिनेट का और एक y कोऑर्डिनेट का। अच्छा, एक्चुअली ये कहा जाता है कि SHM इज द प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब उसको तुम समझ लो कैसे। जैसे पार्टिकल यहां पहुंचा, हमने इसके दो प्रोजेक्शन निकाल लिए। अब अगर तुम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का स्क्वायर करके एडअप करोगे तो तुम्हें एक सर्कुलर इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे अपन प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन करते हैं तो आपको पाथ कैसा दिखाई देता है? पैराबोलिक। वैसे ही अगर आप इन दोनों कोऑर्डिनेट, ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट हैं, और याद कीजिए मैंने आपको डिस्कस किया है प्रोजेक्टाइल मोशन में गैलीलियो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी किसी भी कर्वी ट्रेजेक्ट्री की मोशन को आप दो परपेंडिकुलर एक्सिस की मोशन में डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन होंगी, डिफरेंट एक्सीलरेशन हो सकते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस सर्कुलर ट्रैक की मोशन के दो प्रोजेक्शन ले लिए। इन दोनों प्रोजेक्शन को अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब ये इसका x डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है और ये y डिस्प्लेसमेंट है। और पीछे देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, इससे पहले वाले उसमें आपसे कहा गया है कि भैया अगर कोई मोशन SHM पीरियोडिक मोशन है तो वो कैसी होगी? वो इस फॉर्म की या इस फॉर्म की होगी। है कि नहीं बात है? बोलो भाई। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन पीरियोडिक मोशन। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन पीरियोडिक मोशन। इसे याद रखिएगा। ठीक, ये दो इक्वेशंस होते हैं। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अच्छा भाई, अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब देखो, हम इसी से 3-4 चीजें और निकाल देते हैं। अब इसको हमने दो हिस्से में करा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन at x axis, x is equal to a cos omega t. Displacement equation at y axis, y is equal to a sin omega t. ये दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गए। अब डिफरेंशिएटिंग ये 1 माना था, इसको 2 मान लो। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया dx अपॉन dt। इसको आप v लिख दीजिए। ये हो गया a। बेटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, ये तो साइन के टर्म्स में आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसे और एक टर्म में लिखना चाहें तो देखिए साहब, माइनस ए ओमेगा हमने लिखा, साइन ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी लिखने का एक तरीका है अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कहां से आया? आइडेंटिटी से। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ये इस फार्मूले से आया है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी
तो cos ओमेगा टी की जगह पर आप x बाई ए लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखेंगे आप, माइनस ए ओमेगा अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए ओमेगा, इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए बाहर निकाल लीजिए, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप ये इक्वेशन याद रखिए, अब एक है इसको 3 लेके चलेंगे, चाहे तो ये 5, क्योंकि उधर 2 4 6 देंगे ओमेगा। अच्छा, इसी से आप वी मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, वी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी वी मैक्सिमम की, ये होगी माइनस ओमेगा, ये वेलोसिटी हो गया। ऐसे ही डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dy बाई डी टी। अच्छा, ये क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस है। देखो वेलोसिटी का इक्वेशन भी सर्कुलर, अगर तुम इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे, तीसरा वाला ये वी एक्स है, इसको इसका स्क्वायर और अभी देखो जो आ रहा है उसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो तुम्हें फिर सर्किल का इक्वेशन मिलेगा। तो सर्किल का इक्वेशन कहीं हमारा जा नहीं रहा, इसीलिए हमने क्या लिया हुआ है, रेफरेंस सर्किल। तो डी वाई बाई डी टी, अगर हम डी वाई बाई डी टी की बात करें तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, जैसे हमने इसको पलटा था वैसे हम इसको पलटेंगे। इट इम्प्लाइड दैट, अब हम इसको लिखेंगे वी वाई ए ओमेगा अंडर दी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसी के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए पलट रहे, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा। वी वाई इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब वी वाई की वैल्यू ए ओमेगा अंडर दी रूट 1 माइनस, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए ओमेगा अंडर दी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाहर निकल कर ए आया, ए से कैंसिल, वी वाई की वैल्यू क्या हो गई, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए। वी वाई की वैल्यू हो गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी आप वेलोसिटी एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, वी मैक्स एट वाई इक्वल टू 0, तो वी वाई की वैल्यू ओमेगा ए, एक बार फिर से वेलोसिटी एम्पलीट्यूड सेम आ गया, प्लस माइनस ओमेगा ए लिखिए, प्लस माइनस ओमेगा, इसे नोट कर डालिए। देखिए कितनी आसानी से, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम एंड वेलोसिटी इक्वेशन इन एसएचएम। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट करें फिर से, तो देखिए अभी क्या निकल कर आएगा, एक्सीलरेशन, क्या निकल कर आएगा, एक्सीलरेशन। चलिए साहब नोट कर लीजिए, इसको आसान है ये। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमें एक्सीलरेट वो करना है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन 3 क्या है बेटा, डी वी वाई अपॉन डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ ए, इसमें साइन ओमेगा टी, माइनस बाहर रखिए। ठीक, तो ये हो गया, सॉरी डी वी एक्स है, हाँ, तो ये हो गया ए एक्स, अब और ओमेगा भी तो है, तो ए ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से तुम्हें मिलेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये क्या हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो एक इक्वेशन ये बना प्यारे बच्चों, ए कॉस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी की वैल्यू x आ जाएगी, अरे हाँ x आ जाएगी, तो ये ओमेगा स्क्वायर x हो गया। अरे वाह भाई, तो ओमेगा तो है कांस्टेंट,
तो ax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये बेटा SHM की नेसेसरी कंडीशन होती है। ये क्या होती है? ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है। ठीक है, यही कंडीशन हमें दिखानी होती है किसी भी पार्टिकल को। अगर आपको ये दिखाना है कि वो SHM कर रहा है तो आपको यही दिखाना है कि ax की वैल्यू -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी दैट इज एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा ही डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। देखिए, मैंने कंपैरेटिव स्टडी सिर्फ इसलिए करी है कि आपको पूरा आइडिया रहे SHM के बारे में। बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर लोग इसे मानते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कोई चीज़ अगर ना समझ में आ रही हो तो कृपया मुझे इन्फॉर्म कीजिए, सूचित कीजिए। आपका दिल से धन्यवाद रहेगा। dv/dt। अब y एक्सिस का इक्वेशन लिख दीजिए। तो ये था d/dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक, अब a ओमेगा तो बाहर है और इसका डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया? -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और a साइन ओमेगा टी की वैल्यू y है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये हो गया ay। कंपैरेटिव स्टडी फिर से एक बार हमें वही चीज मिली, ay डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का y, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा नेसेसरी कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के SHM की होनी। तो हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखा, x बराबर a cos ओमेगा t, y बराबर a sin ओमेगा t। फिर हमने x एक्सिस का वेलोसिटी इक्वेशन देखा, उसी को डिफरेंशिएट करके आया था। फिर हमने y एक्सिस का वेलोसिटी इक्वेशन देखा। ठीक, फिर उसी तरीके से हमने एक्सीलरेशन का इक्वेशन देखा। ये नेसेसरी कंडीशन आ गई। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे की वीडियो में हम आपके साथ और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एन SHM? SHM इज अ पीरियोडिक मोशन इन विच द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, या जैसे ही पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर लगने लगता है जिसकी टेंडेंसी उसे ब्रिंग बैक करने की होती है मीन पोजीशन पर। ऐसी मोशन को हम SHM कहते हैं। तो SHM कब होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई हार्मोनिक ऑक्सीलेटर परफॉर्म करेगा, यानी वो साइन रूल के अंतर्गत होगी। वो साइन रूल आप जान चुके हैं, पीरियोडिक फंक्शंस आपको पता हो चुके हैं। इसे नोट कर डालिए, एक वीडियो इस पर आपको और मिलेगी, उसमें जितना होगा ये वाली वीडियो और उस वाली वीडियो में मिलाकर पढ़ लीजिएगा, आपका SHM कंप्लीट और कवर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक, ओके।